तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अपवाद तंत्र। पता नहीं पिछले वॉइस में पूरा वॉइस आया है कि नहीं, मेरा माइक ही बंद हो गया था, मैंने वहाँ से कनेक्ट ही नहीं किया था यार। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। ठीक है, फिर से तो नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, तो अपवाद तंत्र आज से हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जल मार्गों अफवाहों के माध्यम से होता है तो उस नदियों को अपवाद तंत्र कहते हैं। ठीक है, इन वाहिकाओं को जल या अपवाद तंत्र कहते हैं। ठीक है, भारत में आर्थिक विकास की नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नदियों का यहाँ आदिकाल से मानव के जीविकोपार्जन का साधन रही है नदियाँ। ठीक है, उसे ही हम लोग गंदा कर रखे हैं। ठीक है, नदियों का प्रवाह स्वरूप। ठीक है, यहाँ देखिए, एक जालीनुमा प्रवाह स्वरूप से धुमाकृत वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, और आर्य अपवाह प्रतिरूप और आयताकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, ये नदियों का अपवाह प्रतिरूप है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे अनुवर्ती नदियां। ठीक है, वे नदियां जो समांतर ढाल को दिशा में बढ़ती हैं अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियों के उदाहरण हैं, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि, ये सब अनुवर्ती नदियों के उदाहरण है। ठीक है, इस क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्गम होता है जो क्षेत्रीय धरातल की ढाल से अनुरूप बहती है। ठीक है, परावर्ती नदियां यह मुख्य अनुवर्ती नदियों के संकोण पर मिलने वाली नदियों के परावर्ती नदियों को कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि चंबल, सिंध, बेतवा, सोन इत्यादि नदियां गंगा तथा यमुना में जाकर समकोण पर मिलती हैं। ठीक है, भारत की नदियां, भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। ठीक है, भौगोलिक आकृति के आधार पर भारत की नदियों का अपवाह तंत्र को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया, एक हिमालयन और प्रायद्वीपीय। ठीक है, हिमालयन और प्रायद्वीपीय। देखिए, हिमालय नदियों के अपवाह तंत्र, हिमालय नदियों के अपवाह तंत्र, हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती हैं। इसमें जल की प्रवाह पूरे वर्ष निरंतर बहता रहता है। ठीक है, कोई कमी नहीं होती, क्योंकि जल को प्राप्ति हिम के पिघलने और वर्षा दोनों से होती है। अपने पर्वतीय मार्गों को ये नदियां गहरे गर्ज वी आकार की घाटियां, छिपकाएं व जलप्रपात का निर्माण करती है। मैदानों में पहुंचने पर समतल घाटियों में गोखुर झीलों, बाढ़कृत मैदानों, विसर्पों आदि डेल्टाओं का निर्माण करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को अपवाह तंत्र के मुख्यतः तीन नदियों का अपवाह तंत्र शामिल है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र अपवाह तंत्र, ये सिंधु का है, देख लीजिए। इसका उद्गम कैलाश पर्वत की श्रेणी में मानसरोवर शिखर के निकट बोखुरजू ग्लेशियर से होता है। देख रहे हो ना, ये यहाँ पे एक पेन है, मैं भाई एक एक पेज को स्कैन करता हूँ भाई, आधे आधे घंटे का समय लगता है, फिर भी कभी कभी नहीं हो पाता सही। ठीक है, कहाँ से? भारत के मानसरोवर झील के निकट गोखुरचू ग्लेशियर से होता है सिंधु नदी का। ठीक है, इसकी लंबाई 2880 है। ठीक है, 2880 है, जो भारत के 14, भारत में इसका 1114 है। ठीक है, भारत में 1114 है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम। कौन कौन सी हैं? सतलज, चिनाब, रावी, व्यास, झेलम। ठीक है, यह नदी लद्दाख जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिम दिशा से प्रभावित होती है और दमकोच के पास भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख या गिलगित से प्रभावित होने के दौरान गार्ज का निर्माण कर चिल्लास के पास निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, अफगानिस्तान के औकट पहाड़ी के समीप काबुल नदी सिंधु नदी से मिलती है और सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर में है। ठीक है, सिंधु नदी के बाएं तट पर लेह शहर अवस्थित है। सिंधु नदी के बाएं तट पर लेह शहर अवस्थित है। ठीक है, सिंधु जल संधि। ठीक है, 19 दिसंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता से माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था। कराची पाकिस्तान में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इस समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की पूर्व नदियां रावी, सतलज, व्यास जल पर भारत के अधिकार किया था, जबकि तीन पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब और सिंधु को जल को पाकिस्तान को दिया। ठीक है, इसके साथ ही भारत में पश्चिमी देश से रन ऑफ द रिवर, कौन सी? रन ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत पनबिजली उत्पादन का अधिकार दिया गया। सिंधु जल संधि 1960 में अनुच्छेद 8 के अंतर्गत इस संधि में क्रियान्वयन होते हुए एक सिंधु स्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, झेलम नदी, इसका उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से था। इसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। इसका उपनाम वितास्ता है और वुलर झील इस नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व यह नदी एक गहरी घाटी का निर्माण करती है जो बास मंगल के नाम से जानता है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर के तुलबुल और उत्तरी परियोजना चलाई जा रही है। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने से पहले झेलम पर मांडला
मांगला मंगला मंगला डैम का निर्माण किया गया था। झेलम की सहायक नदी किशनगंगा है। झेलम की सहायक नदी कौन सी? किशनगंगा है। रावी नदी, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के समीप रोहतांग दर्रे के समीप से हुई है। रावी नदी, इसकी लंबाई 725 है, 725 है, और इसका निर्माण परुष्णी इरावती, इसका पूरा उपनाम जो है परुष्णी या इरावती है। ये पाकिस्तान के सराय सिंधु के पास चेनाब में मिलती है। रावी किस में जाके मिल जाती है? रावी जाके चेनाब में मिल जाती है, ठीक है, पाकिस्तान के सिंधु सराय के पास, ठीक है। रावी नदी पर निर्मित परियोजना चमेरा चीन तथा रणजीत सागर है सा पुडंकी बांध परियोजना है, ठीक है, सा पुडंकी बांध परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट है चिनाब नदी, इसका उद्गम चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई जो 1180 किलोमीटर है। इसका उपनाम अस्कनी है, ठीक है। उसका उपनाम क्या है? चिनाब का अस्कनी है। चिनाब नदी पर निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजना बगलिहार परियोजना, सलाला परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। कौन कौन सी? बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। नेक्स्ट व्यास नदी, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से होता है। इसके हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। हरिके नामक स्थान पर सिंधु नदी में जाके मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है 470 किलोमीटर है। इसके विपाशा नाम, इसका पूरा नाम क्या है? व्यास का विपाशा है। यह हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी से प्रभावित होती है और हरके बैराज में से इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया। इसमें पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है, ठीक है। सतलज नदी चिनाब की सहायक नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के समीप राकसताल झील से होता है। यह सिपकिला दर्रे के पास भारत के प्रवेश करती है, ठीक है। इसकी लंबाई भारतीय क्षेत्र में 1050 किलोमीटर है तथा कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। भाखड़ नंगल बांध इस नदी पर बनाया गया। भाखड़ नंगल परियोजना हर के बैराज इंदिरा गांधी नहर से संबंधित है। ये नहर से संबंधित होने के कारण यह भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। सतलुज नदी में फिरोजपुर और फाजिल्का पंजाब में के बीच भारत पाकिस्तान सीमा से होते हुए बहती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र। क्या पढ़ेंगे अब? गंगा नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी और अलकनंदा नदियों के सम्मिलित रूप से है, जो देवप्रयाग से निकट कर मिलकर गंगा में मिलती है। इसका मुख्य स्रोत गंगोत्री हिमनद से है, ठीक है। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बंदरपुर चोटी की यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, प्रयागराज में गंगा के दाएं तट पर मिलती है और सोन भी गंगा के दाएं तट पर मिल जाती है, ठीक है। ये गंगा का है, हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा। आगे देखते हैं। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये नौगम्य लंबाई, इसकी नौगम्य लंबाई जहाँ नौका चल सकती है 630 किलोमीटर है। ये नदी अब बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से इसे पद्मा, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ से इसे पद्मा नाम दिया गया। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोशी, बूढ़ी गंडक, महानदी है, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी, एक बार फिर से देखते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक और महानदी, ठीक है। गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 28 जिलों से होकर गुजरती है। यह बिजनौर जिले में प्रवेश करके बलिया जिले से बाहर आती है, ठीक है। केदारनाथ शिवधाम, ठीक है। मंदाकिनी नदी पर स्थित है। शंकराचार्य की समाधि स्थल भी यहीं पे, ठीक है। बद्रीनाथ विष्णुधाम, ठीक है। अलकनंदा नदी पर स्थित है। यह शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। गंगा नदी जल तंत्र, ठीक है। भाई ये आपको नहीं दिख पाएगा, सॉरी। यमुना नदी, इसका उद्गम बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, प्रयागराज के गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 1370 किलोमीटर। कितना है? 1300, पता नहीं क्यों ये हो नहीं रहा भाई। 1370 किलोमीटर है, ठीक है। यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हिमानी से होता है। यह नदी का तिब्बत में नाम सांगपो है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या है? सांगपो है, ठीक है। यह ब्रह्मपुत्र नदी का स्ट्रक्चर है जो आपको नहीं दिख रहा होगा। यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और इसकी लोही तथा दिबांग मिलने के बाद इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो गया। इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम में स्थित है, ठीक है। यह नदी आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ की जमुना के नाम से जाना था। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर, ठीक है। 2900 किलोमीटर,
49 100 किलोमीटर, बड़ा अजीब नाम है। इसकी सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेक, मानस, तिस्ता और धुबरी है। ठीक है, धुबरी है। कौन कौन सी है इसकी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की? दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेक, मानस, तिस्ता और धुबरी है। ठीक है। नर्मदा नदी, यह नदी मैकाल पर्वत की श्रृंखला अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। इस नदी का धुआंधार जलप्रपात बनाता है। ठीक है। यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी विंध्याचल, सतपुड़ा, मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। यह नर्मदा नदी का सहायक नदी हिरन, शक्कर तथा तावा यमुना नदी की नर्मदा नदी की सहायक नदी है हिरन, शक्कर, तवा और दूधी और गंजाल आदि है इसकी सहायक नदी। नेक्स्ट तापी नदी। तापी नदी का देखिए, तापी नदी, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी से होता है। इस नदी की लंबाई 700 कितनी है 24 किलोमीटर है। यह नदी सतपुड़ा, अजंता के मध्य भ्रंश घाटी की प्रभावित होती है। खंबात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है। गुजरात में उकाई जल विद्युत परियोजना तापी नदी पर है। ठीक है। महानदी, इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में अमरकंटक पहाड़, सिहवा पहाड़ी से होता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ब्राह्मणी तथा वैतरणी इसकी सहायक नदियां हीराकुंड तथा टिकरापाड़ा बांध इस नदी पर है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। ठीक है। गोदावरी नदी, इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से प्रभावित होती है। इसकी सहायक नदियां हैं प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा है। ठीक है। माँ गोदावरी की सहायक नदियां कौन सी हैं? प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अब कृष्णा नदी। ठीक है। इस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में स्थित बालेश्वर पहाड़ी से होता है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। कृष्णा की कुल लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। ठीक है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश प्रभावित होती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घट प्रभा और माल प्रभा और तुंगभद्रा और भीमा और मूसी है। कौन कौन सी है? कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और मोशी है। ठीक है। नेक्स्ट है कावेरी नदी। इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। कावेरी नदी, इस नदी की लंबाई 1800 किलोमीटर है तथा इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात बनता है। ये नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में प्रभावित होती है। इस नदी को दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसके अपवाह तंत्र को दक्षिण भारत का चावल कटोरा कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं हेमवती, लोका पावनी, मिश्मा और अर्कावती। पेन्नार, इस नदी का उद्गम कर्नाटक के इंदु दुर्ग पहाड़ी से होता है। यह नदी कृष्णा तथा कावेरी के मध्य प्रभावित होती है। कर्नाटक के इंदु दुर्ग पहाड़ी से होता है। ठीक है। वैगी नदी, इस नदी का उद्गम तमिलनाडु राज्य के मुंदेर जिले में स्थित उरुस नाडू की पहाड़ी से होता है। यह नदी पाक की खाड़ी में स्थित है। वैगी नदी। ठीक है। हुगली नदी, यह नदी यह नदी गंगा की शाखा है। इसका निर्माण मुर्शिदाबाद में होता है। यह नदी किनारे कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। ठीक है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर, म्योराक्षी और कंस कंगसबा कंगसाबती है। ठीक है, कंगसाबती है। दामोदर नदी, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के छोटे कानपुर के पठार से होता है। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। ठीक है। गंगा नदी, इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के गढ़वाल के पहाड़ी से होता है। ठीक है। यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ मध्य से गुजरती है। ठीक है। रामगंगा, इस नदी इसका नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क पड़ा। ठीक है। कोसी नदी, इस नदी का उद्गम गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से होती है। यह 7 नदियों से मिलकर बनी थी। इस नदी को सप्तकोशी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। 720 किलोमीटर। ये नदी समय समय पर अपना मार्ग बदलती रहती है। इसी कारण से बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। ठीक है। लूनी नदी, लूनी नदी जो है, लूनी नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी तंत्र है। यह नदी पुष्कर झील की 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती, ठीक है, साबरमती के रूप में उत्पत्ति होती है, जो
गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। यहाँ से नदी अजमेर दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियों से निकलती है, तलवाड़ा तक यह पश्चिम नदी में बहती है, तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई रण के कच्छ में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है और इसे लावड़काली नदी के नाम से भी जानता है, लोही नदी को, ठीक है। माही नदी हम लोग पढ़ेंगे अब, माही नदी, ठीक है। माही नदी मध्य प्रदेश के उद्गमित होकर खांडू के निकट राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। नदी नरबाली तक बहने के पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गुजरात के से प्रभावित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पे है और इसमें लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल और झारखंड है, ठीक है। भाखड़ नंगल परियोजना सतलज नदी पे है और इससे लाभान्वित राज्य हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है। हीराकुंड बांध माही नदी पे है और इसमें लाभान्वित राज्य उड़ीसा है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे है, इससे लाभान्वित राज्य आंध्र प्रदेश तेलंगाना है। लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट है पंच पूंछपाद परियोजना पूंछपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, इसके लाभान्वित राज्य कौन से हैं? इसके लाभान्वित राज्य हैं तेलंगाना। इडुक्की परियोजना पेरियार, इसके लाभान्वित राज्य केरल। सरदार सरोवर परियोजना, इसके लाभान्वित राज्य नर्मदा, ठीक है। इससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। ये नर्मदा नदी पर बनाया गया, ठीक है। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर बनाया गया और इसे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तैलीय परियोजना बराकर नदी पर, इसे झारखंड लाभ पहुंचाता है, ठीक है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पे और हिमाचल प्रदेश से लाभ उठाता है। उरी परियोजना झेलम नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर और जम्मू कश्मीर, इससे लाभ उठाता है। चंबल परियोजना चंबल नदी पे मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे लाभ उठाते हैं, ठीक है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे और जम्मू कश्मीर प्रभावित क्षेत्र से, ठीक है। अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पे और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से लाभ उठाते हैं, ठीक है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे और इसे उत्तर प्रदेश लाभ उठाता है। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पे जम्मू कश्मीर से लाभ उठाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये केन बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लाभ उठाते हैं। गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश इससे लाभ उठाता है। टेहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड से लाभ उठाता है, ठीक है। और श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश से लाभ उठाता है। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इससे लाभ उठाता है मेट्टूर परियोजना के तहत, ठीक है। शरावती परियोजना साबरमती नदी पर है, कर्नाटक और गोवा, तमिलनाडु इससे लाभ उठाते हैं। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक इससे लाभ उठाता है। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर है और कर्नाटक इससे लाभ उठाता है। काकरापारा परियोजना तापी नदी पर है, गुजरात इससे लाभ उठाता है। रणजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है और पंजाब इससे लाभ उठाता है, ठीक है। और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर से लाभ उठाता है, ठीक है। और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश लाभ उठाता है। तुंगभद्रा परियोजना पिन्नार नदी पर है, पिन्नार तुंगभद्रा नदी पर है और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से लाभ उठाता है। उकाई परियोजना तापी नदी पर है, ठीक है। एक बार और चाहो तो रिपीट कर दें भाई, मन में आ गया तो रिपीट मार देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। दामोदर परियोजना दामोदर नदी पे, भाखड़ नगर परियोजना सतलज नदी पे, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, पूंछपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, ठीक है। और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है और बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। तेलिया परियोजना बराकर नदी पर है, ठीक है। और नाथप्पा परियोजना सतलुज नदी पे है। उरी परियोजना झेलम पे है, उरी परियोजना झेलम नदी पर है, ठीक है। और बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर है और चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अलमट्टी परियोजना कृष्णा नदी पर है और रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। और किशनगंगा परियोजना किशनगंगा पे, केन बेतवा लिंक पे, गांधी सागर चंबल पर है। टेहरी परियोजना भागीरथी पर है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर है और शरावती परियोजना शरावती नदी पर है। शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर है। हिडकल परियोजना घटप्रभा नदी पर है। काकरापारा परियोजना तापी नदी पर है। रणजीत सागर परियोजना तवा नदी पर है, रावी नदी पर है, ठीक है। और दुलस्ती परियोजना चेनाब नदी पर है और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और तुंगभद्रा पेन्नार तुंगभद्रा नदी पर है और उकाई परियोजना तापी नदी पर, ठीक है। मेरा गला छिल गया बोलते बोलते, सही बताऊं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। यह स्वतंत्र भारत की पहली 1948 में बहुउद्देशीय परियोजना जिसमें दामोदर उसकी सहायक नदियों बराकर, कुनार और बाकोरू
बांध बनाकर बनाए गए थे, ठीक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनिस घाटी पर परियोजना पर आधारित है, ठीक है, टेनिस घाटी पर परियोजना पर आधारित है। इस परियोजना का विस्तार झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य में है। यह मुख्य बांध तेलिया, मैराथन, कुन्नार, पंचेल हिल आदि है, ठीक है। गृह ताप प्रमुख ताप गृह बोकारो, बोकारो गृह ताप, ठीक है, प्रमुख ताप गृह है बोकारो गृह ताप, इस पे है दुर्गापुर ताप गृह और चंद्रपुरा ताप गृह आदि इस पे है। दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 262 के तहत किया जाता है, ठीक है, 262 के तहत किया जाता है। इसके खंड 262 एक का 262 दो है, जिनमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को समाधान संबंधित उपधाएं हैं। संसद द्वारा इस संबंध में 1956 में दो अधिनियम पारित किए, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। कावेरी नदी जल विवाद या विवाद केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के मध्य नदी जल बंटवारे को लेकर है कावेरी नदी जल विवाद, ठीक है। और कृष्ण नदी जल विवाद, कर्नाटक में कृष्ण नदी पर अलमट्टी बांध ऊंचाई बढ़ाने को लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य विवाद है, ठीक है। पेरियार नदी जल विवाद, पेरियार नदी पर निर्मित मुल्ला पेरियार बांध की ऊंचाई को लेकर तमिलनाडु के मध्य विवाद है। और सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद, पंजाब तथा हरियाणा के मध्य नहर जल विवाद को लेकर विवाद है, ठीक है। यहाँ से जलप्रपात है। नेक्स्ट है जलप्रपात। यहाँ थोड़ा कट गया है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जलप्रपात में हम लोग अब देखेंगे, पहला जलप्रपात है मेघालय का। मेघालय का हम लोग देखते हैं। मेघालय का जलप्रपात है कलिकाई झरना। नो कलिकाई झरना, यह झरना मेघालय राज्य के चेरापूंजी के पास स्थित है, ठीक है। यह बारिश के पानी की वजह से बनता है। इसकी ऊंचाई 340 मीटर है, ठीक है, 340 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है नो संगथियांग जलप्रपात। नो संगथियांग जलप्रपात, इसे सेवन सिस्टर फॉल्स ऑफ माओसाई फॉल्स के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 315 मीटर है। या लोंगसियांग, बिशप, नो सिम्बनी, थियांग तथा हाथी जलप्रपात मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात। यह जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है कपिलधारा जलप्रपात। यह जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है। कितनी है? 33 मीटर है। और यह ऊंचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर, दुग्ध सागर जलप्रपात नर्मदा नदी पर और सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर और पताल पानी जलप्रपात चोरल नदी पर भी मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये सारे मध्य प्रदेश में थे। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात, यह भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, सबसे ऊंचा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है और यह वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात है, ठीक है। नेक्स्ट है जोंग जलप्रपात। जोंग जलप्रपात यह जलप्रपात सरस्वती नदी पर स्थित है और यह शेरपा और जोरस्पा जेरोस्पा प्रपात भी कहते हैं। इसकी गोरोस्पा तथा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं। गोरोस्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग राजस्थान के देखते हैं। राजस्थान में पहले चुलिया जलप्रपात, यह राजस्थान के कोटा में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई जो है 18 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है भीमतल जलप्रपात। यह जलप्रपात बूंदी और चित्तौड़ के बीच मंगाली नदी पर स्थित है। बूंदी और चित्तौड़ के बीच मंगाली नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र का देखिए। महाराष्ट्र में अम्बेली जलप्रपात, यह झरना हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है, ठीक है। झारखंड का देखिए हुरुंड जलप्रपात, यह स्वर्ण नदी पर स्थित नदी पर बनता है। यह रांची जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है रजरपा जलप्रपात। यह जलप्रपात रामगढ़ झारखंड में स्थित है। यह प्रताप जलप्रपात दामोदर व भेड़ा नदी के उद्गम पे बनती है, ठीक है। उड़ीसा जलप्रपात, यह बेरहिनी पानी जलप्रपात है। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाला राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित है। इसे बुद्ध बंगला नदी के प्रवाह मार्ग में आता है। यह 399 मीटर ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। नेक्स्ट है दुदुमा जलप्रपात। यह उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में स्थित है। यह मंचकुट नदी पर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है पालरुवी जलप्रपात। यह केरल राज्य में कोल्लम जिले में कलड्डा नदी पर बनता है, ठीक है। पालरुवी जलप्रपात, ये इसकी ऊंचाई 91 मीटर है और यह पालरुवी शब्द का अर्थ है दूध का धारा, ठीक है। नेक्स्ट तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु जलप्रपात में देखिए पाइकारा जलप्रपात, यह पाइकारा नदी पर बनता है। तमिलनाडु का विकास पाइकारा जल संयंत्र पर निर्भर, ठीक है। भारत की प्रमुख झीलें
यहाँ से देखेंगे भारत की प्रमुख झीलें। पहले चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील है जो उड़ीसा उत्तरी तट पर स्थित है, ठीक है। यह भारत यह भारतीय नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है यहाँ पे, ठीक है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। झेलम नदी के पानी का मुख्य स्रोत है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो गोविंद सागर पंत है, जो रिहन नदी पर बनाए जाते हैं बांध से निर्मित है, ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में स्थित है। मानव निर्मित झीलों के नाम पेरियार झील, गोविंद सागर झील, नागार्जुन सागर, स्टेलने जलप्रपात, राणा प्रताप राणा प्रपात और जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। झीलों का प्रकार देखिए, पहले विवर्तनिक झीलें, फिर ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, लैगून या अनुप झीलें, सॉरी, और हिमनी द्वारा निर्मित झीलें और वायु द्वारा निर्मित झीलें। इतनी झील निर्मित है भाई किसके किसके द्वारा, ठीक है। ये लोकटक मणिपुर में है, ठीक है, और मोइरांग मणिपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे फुमडी बने हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी पे लोग रहते हैं, ठीक है। ये जो छोटे छोटे गोल गोल से बने हैं, इसी पे स्कूल है, इसी पे घर है, इसी पे क्लब है, जो भी चीजें हैं यही छोटे छोटे चीजों पे बने हैं, ठीक है। यह उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ पे तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय रूप से हमें फुमडी कहते हैं, ठीक है, फुमडी। मैतेई भाषा में इसके नाम अनुवाद मोटे तौर पर एक धारा के अंत में रूप में किया था। 15 अक्टूबर को लोकटक दिवस मनाया था, 15 अक्टूबर को लोकटक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामचौर नेशनल पार्क इसी पर अवस्थित है। इसे संघाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ठीक है। अपनी उत्पादकता और जैव विविधता के कारण मणिपुर में जीवन रेखा कहलाती है इसे, ठीक है। यह रामसम आर्द्र भूमि सूची और मोट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत शामिल होते हैं। रूपकुंड झील, यह भारत के उत्तराखंड राज्य में एक हिमनदीकृत झील है, ठीक है, हिमनीकृत झील है। इस झील को 1942 में एच के माधवन द्वारा एक रेंजर ने खोया था, एच के माधवन रेंजर ने खोया था। यह झील एक यहाँ पर मिलने वाली नर कंकालों की चर्चा पर बनी रहती है, रूपकुंड झील, इसलिए इसे रहस्यमय झील के नाम से आता है, ठीक है। पता नहीं हजार की पता नहीं कितने वहाँ पे खोपड़ी मिले हैं, ठीक है। डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानसबल झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागिन झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। उनमेम झील मेघालय में स्थित है। सात ताल झील जो उत्तराखंड में स्थित है, सात ताल झील जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। सात ताल उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नैनताल उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। भीमताल उत्तराखंड में, राकसताल उत्तराखंड में, द्रोण सागर उत्तराखंड में, देवताल उत्तराखंड में, नौक कुचिया ताल उत्तराखंड में, खुरपा ताल उत्तराखंड में, और पेगोंग तसे झील लद्दाख में, लोकटक झील मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है। डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, मानस सबल झील सब झील जम्मू कश्मीर में, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, वेरीनाग जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, आचार झील जम्मू कश्मीर, उमियम झील मेघालय, सात ताल झील उत्तराखंड, नैनताल उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड, राकसताल उत्तराखंड, द्रोण सागर झील उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, और नौकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपा ताल उत्तराखंड, ठीक है। पांगु तसे झील लद्दाख में और लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है। नीचे सांबर झील जो है राजस्थान में, सांबर झील राजस्थान में, पंचपदरा झील राजस्थान में, पंचपदरा झील राजस्थान में, राजसमंद झील राजस्थान में, राजसमंद झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, और फतेह सागर झील राजस्थान में, फतेह सागर झील राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में, और चेम्बर चेम्बरम बक्कम झील जो है तमिलनाडु में, चेम्बरम बक्कम झील तो पुलिकट झील तमिलनाडु में 4 हिस्सा, आंध्र प्रदेश में 96% हिस्सा, 4:4%, यहाँ पे अनुपात 4 में, यहाँ पे तमिलनाडु में 96% अनुपात में हिस्सा है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। केल्लूरू झील आंध्र प्रदेश में, केल्लूरू झील आंध्र प्रदेश में, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, केल्लूरू झील आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा में, अंशुपा झील उड़ीसा में, अंशुपा झील उड़ीसा में, लोनार झील महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में, वेम्बनाड झील केरल में, वेम्बनाड झील केरल में, अष्टमुडी झील केरल में, अष्टमुडी झील केरल में, पेरियार झील केरल में, पेरियार झील केरल में, और चो लुहामू झील सिक्किम में, चो लुहामू झील कांकरिया झील गुजरात में, कांकरिया झील गुजरात में, सूरसागर झील गुजरात में, सूरसागर झील गुजरात में, हेमीरसर झील गुजरात में, और उलसुर झील
कर्नाटक में, सूरजकुंड झील हरियाणा में, सूरजकुंड झील हरियाणा में, और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, और मच्छियाल झील हिमाचल प्रदेश में, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। प्रमुख शहरों के भौगोलिक नाम, ठीक है। उज्जैन मध्य प्रदेश को मंदिरों का शहर कहा जाता है, उज्जैन मध्य प्रदेश को मंदिरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और त्रिवेंद्रम तमिलनाडु केरल को भारत का सदाबहार शहर कहा जाता है, त्रिवेंद्रम तमिलनाडु को भारत का सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य की भूमि कहते हैं। थुत्तुकुडी तुतुकोरिन तमिलनाडु में स्थित है, पर्ल सिटी कहते हैं इसे। केरल जो है मसालों का बगीचा कहते हैं। कोच्चि है, कोच्चिन को अरब सागर की रानी कहते हैं। विशाखापट्टनम को भाग्य का शहर कहते हैं, विशाखापट्टनम को भाग्य का शहर कहते हैं। भीमराव को आंध्र प्रदेश, भीमराव को भीमराव आंध्र प्रदेश जो है भारत का दूसरा बारदोली कहते हैं, ठीक है। धर्मावरम को आंध्र प्रदेश भारत प्रदेश का सिल्क सिटी कहते हैं, धर्मावरम आंध्र प्रदेश में जो है। और पिड्डूगुर्ला आंध्र प्रदेश लाइम सिटी कहते हैं, ठीक है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर झीलों का शहर कहते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार देहरादून उत्तराखंड लीची शहर कहते हैं। आनंद गुजरात को मिल्क सिटी कहते हैं, आनंद गुजरात को मिल्क सिटी कहते हैं, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात को भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। और गुरुग्राम हरियाणा को मिलेनियम सिटी कहते हैं, गुरुग्राम हरियाणा को मिलेनियम सिटी कहते हैं। और उसके बाद है पानीपत हरियाणा को बुनकरों का शहर कहते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। कटक उड़ीसा को सिल्वर सिटी कहते हैं। सिकंदराबाद तेलंगाना जुड़वा शहर कहते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं, ठीक है। गुवाहाटी असम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। दिल्ली को रेलियो का शहर कहते हैं। पटियाला पंजाब को शाही शहर कहते हैं। अमृतसर शहर पंजाब को गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी या स्वर्ण मंदिर शहर कहते हैं। कपूरथला पंजाब को बगीचों का शहर कहते हैं। मुंडी मध्य प्रदेश को पावर हब सिटी कहते हैं, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश को झीलों की शहर कहते हैं। इंदौर मध्य प्रदेश को मिनी मुंबई कहते हैं। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, ठीक है। पूर्व कर्नाटक को भारत का स्टॉकलैंड कहते हैं, पूर्व कर्नाटक को भारत का स्टॉकलैंड कहते हैं। मसूरी उत्तराखंड को पर्वतों की रानी कहते हैं। धनबाद झारखंड को कोयला नगरी कहते हैं। जमशेदपुर झारखंड को भारत का पिट्सबर्ग इस्पात नगरी कहते हैं, ठीक है। और शिलांग को पूर्व का स्टॉकलैंड कहते हैं। डिब्रूगढ़ असम को टी सिटी कहते हैं, ठीक है। कोलकाता पश्चिम बंगाल को महलों का शहर कहते हैं। डायमंड हार्बर को कोलकाता पश्चिम बंगाल महलों का शहर डायमंड हार्बर कहते हैं। आसनसोल पश्चिम बंगाल को ब्लैक डायमंड की भूमि कहते हैं। जोधपुर राजस्थान को ब्लू सिटी या सन सिटी कहते हैं, ठीक है। जयपुर राजस्थान को भारत का पेरिस या गुलाबी सिटी कहते हैं। जैसलमेर राजस्थान को गोल्डन सिटी कहते हैं। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक को स्पेस सिटी गार्डन सिटी भारत का सिलिकॉन वैली साइलेंट सिटी कहते हैं, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र को ऑरेंज सिटी कहते हैं। मुंबई को 60 टापू वाला नगर कहते हैं। भारत का हॉलीवुड सूती वस्त्रों की राजधानी है। पुणे दक्कन की रानी क्वीन ऑफ डेक्कन, ठीक है। और कोल्हापुर महाराष्ट्र पहलवानों का शहर कहते हैं, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश दुनिया का चमड़ा शहर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आगरा उत्तर प्रदेश ताजा शहर या पेठा नगरी कहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर ईश्वर का वास प्रधानमंत्रियों का शहर और संगम मिट्टी कहते हैं। वाराणसी उत्तर प्रदेश मंदिरों का घाटों नगर कहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश नवाबों का शहर कहते हैं। कन्नौज उत्तर प्रदेश खुशबुओं का शहर इत्र नगरी कहते हैं। बरेली उत्तर प्रदेश सूरमा नगरी कहते हैं, सूरमा नगरी कहता है, ठीक है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ताला नगरी कहते हैं। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को ताला नगरी कहते हैं। मैसूर कर्नाटक को कर्नाटक का रत्न कहते हैं। पीथमपुर मध्य प्रदेश को भारत का डेट्रॉयड कहते हैं। मुंदेर तमिलनाडु को त्योहारों का नगर कहते हैं। मेघालय को मेघों का शहर कहते हैं। और पंजाब को 5 भूमियों की भूमि कहते हैं, 5 नदियों की भूमि कहते हैं। और गाजीपुर उत्तर प्रदेश को काशी की बहन कहते हैं, ठीक है। काशी की बहन कौन है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का भारत की कृषि और पशुपालन यहाँ से देखेंगे। भारत में कुल क्षेत्र पर लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। कितने परसेंट? 51% भाग पर कृषि की जाती है। इसमें से 4% भाग पर चारागाह बंदरगाह चारागाह, लगभग 21% भाग पर वन तथा 24% बंजर भूमि है। 24% बंजर भूमि है। भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कृषि जनगणना का क्षेत्र कार्य 3 चरणों में किया जाता है। प्रत्येक चरण 1 वर्ष की अवधि का होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में कृषि राज्य सूची विषय है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य व कृषि मंत्री रफी अहमद की वजह थे, ठीक है। सबसे ज्यादा श्रमिक कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं, तब सबसे ज्यादा महिलाएं चाय उद्योग में लगी हुई है। सबसे ज्यादा श्रमिक जो है कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा महिलाएं जो है चाय उद्योग में लगी हैं।
भारत के प्रमुख खाद्य फसलें चावल और गेहूं है, ठीक है। देश में गेहूं के लिए प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का तथा प्रति हेक्टेयर दृष्टिकोण से पंजाब प्रथम है, ठीक है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्योरिंग कहते हैं, क्योरिंग कहते हैं, जिसमें पत्तियों को वांछित रंग और गंध आदि गुणों का विकास होता है। विश्व के तंबाकू सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता चीन है। अन्य भंडारण करते समय दानों की नमी 10% नीचे होनी चाहिए तथा कीट पकड़ का भय रहता है, ठीक है। अन्यथा कीट पकड़ का भय रहता है, 10% से नीचे होनी चाहिए। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक होना चाहिए। मक्का में व्हाइट बट, धान में खरा रोग जस्ता की कमी का होता है। सबसे ऊंची कोटि का कहवा अरेबिका है, अरेबिका है, ठीक है। झूम खेती, इसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है, जिसके बाद से इसे भूमि पर खेती की जाती है, झूम खेती, ठीक है। नेक्स्ट है मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है, मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है और ये 17वीं शताब्दी ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में लाया गया था, ठीक है। मक्के का प्रयोग स्टार्च और ग्लूकोज बनाने के लिए किया जाता है। इसका तना पशुचारे के रूप में उपयुक्त होता है। मक्का में व्हाइट बट नामक रोग जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। दलहनी फसलों में वायु में नाइट्रोजन संचारित करने की क्षमता होती है। राइबोजियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली बैक्टीरिया है, ठीक है। पैगिंग, पैगिंग देखिए मूली की फसल में होने वाली लाभकारी प्रक्रिया पैगिंग। इसे परागण के बाद में फूल के अवशेष भाग के आधार से पैग मिलाकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर जमीन के अंदर वृद्धि करता है। पीताम्बरी पीली सरसों की प्रजाति जिसकी परिपक्वता अवधि 110 से 15 दिन तक होती है, जिसकी औसत पैदावार 1536 प्रति हेक्टेयर है। कपास एक उपोष्णकटिबंधीय पौधा जिसके लिए 21.30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पर्याप्त भू पर 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का उर्वर सुप्रभावित मिट्टियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कपास, जबड़ा मेरा दुख गया, सही बताऊं तो बोलते बोलते जबड़ा कह रहा है कि बेटे मैंने सोचा नहीं था कि तुम मतलब कि ऐसा करोगे मेरे साथ, लगातार बोल रहे हो, थोड़ा आराम दे दो। कपास फल की फसल के लिए अधिक एक मिनट पाला जो होता है, पाला जो ठंडी में पड़ता है, हमारे यहाँ पाल बोलते हैं, ठीक है। कपास की फसल के लिए अधिक हानिकारक होता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, ठीक है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण या सफेद सोना भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। इसके बाद क्रमशः केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। देश में कुल कहवा उत्पादन का लगभग 55.7% हिस्सा कर्नाटक में उत्पादित होता है, ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में या गुड़गांव हरियाणा। कहवा के 3 किस्में अरेबिका, रोस्टा व लेवेरिका। भारत अधिकतम उच्चतम किस्म की अरेबिका कॉफी उत्पादन कर जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक मांग है। भारतीय इलायची शोध अनुसंधान मिलाडू डुम्परा केरल की इलायची कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु ICRI 1 और ICRI 2 इलायची अधिक उपयुक्त होती है। कौन कौन सी? ICR 1 और ICRI इलायची 2, ठीक है। देने वाली किस्मों का विकास होता है। इलायची उत्पादक राज्य, ठीक है। इलायची केरल, इसमें इडुक्की, पलक्कड़, कोझिकोड, कुन्नूर, कोयट्टम और एर्नाकुलम में इलायची उत्पादन होता है। तमिलनाडु में होता है भैया मदुरै, सैलम, रामनाथपुरम, नीलगिरी और तिरुनवेली, ठीक। कर्नाटक में होता है कोयडू, हसन, उत्तरी दक्षिणी कर्नाटक जिले में, ठीक है। एनपीके अनुपात, ठीक है। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रेशियो, ठीक है। रासायनिक खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के एक निश्चित मिश्रण का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है, जो कि एनपीके नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। एनपीके का अनुपात अलग अलग फसलों के अलग अलग होता है, किंतु हरित क्रांति के समय एनपीके का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाए। भारत में दलहनी फसलों का अनुपात 1:2:1 है या 1:2:2 है, ठीक है। रबी फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। रबी की फसल, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू तथा राई आदि बोई जाती हैं। रबी की फसलों के उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक करती है, ठीक है। रबी फसलों उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान और पकने के लिए अपेक्षित अधिक तापमान, दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है, ठीक है। खरीफ की फसलें ये जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, जैसे चावल, गन्ना, तिलहन, ज्वार, कपास, बाजरा आदि। खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण भारत की
मानसूनी वर्षा में लाभ होता है, ठीक है। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। जायद की फसलें ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून तक काट ली जाती है। इसमें खीरा, ककड़ी, तरबूजा आदि है। रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु जायद है, ठीक है। गेहूं के फसल के रोग, ठीक है। गेहूं में जब पीला कीट रोग लगता है, येलो ट्रस्ट, भूरा कीट और लाल काला कीट लगता है, ठीक है। येलो थ्रस्ट रस्ट और ब्लैक रस्ट और ब्लैक, ठीक है। करनाल बट गेहूं की एक कवक जनित रोग होती है। यह जो रोग है टिले टिलेटिका टिलेटिका इंडिका नामक कवक रोग से होता है। इसकी रोग की पहचान 1931 में हुई थी। 1931 में हुई थी। भारत के प्रमुख कृषि संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में, ठीक है। भारतीय चाय व पोल्ट्री बोर्ड की स्थापना दिल्ली में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान कासड़कोड गोड केरल में, ठीक है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता में। दलहन कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली में। भारतीय मांस पोल्ट्री बोर्ड दिल्ली में। केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय आलू शिमला में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में। नारियल है कासड़गोड केरल में। और केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता में। भारतीय दलहन कहाँ पे? कानपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में, ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद तेलंगाना में। केंद्रीय चावल कटक में, ठीक है। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में। विपणन और निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद हरियाणा में। चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन संस्था जयपुर में। और सब्जी अनुसंधान वाराणसी में। केंद्रीय रेशम और उत्पादक अनुसंधान मैसूर में। और केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी बीकानेर राजस्थान में। और चाय बोर्ड की स्थापना कोलकाता में की गई है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि, अलग अलग नाम जो दिया गया है स्थानांतरित कृषि में। पहले उत्तर पूर्वी राज्य में झूम या झूमिंग खेती कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में डेप्पा या डाहिया या बेबर कहा जाता है, ठीक है। झूम खेती को, स्थानांतरित कृषि को। उड़ीसा में बामा डाबी या ब्रिंगा कहा जाता है, ठीक है। पश्चिम घाट में कुमारी कहा जाता है। झारखंड में कुरुआ कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में खिल कहा जाता है। राजस्थान में वात्रा या वालतरे कहा जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोंड या पेंडा कहा जाता है। मेघालय में बोगमा कहा जाता है। मणिपुर में पालमू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला में दीपा कहा जाता है। बस्तर जिला अंडमान निकोबार द्वीप में भी दीपा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख मसाले शीर्ष उत्पादक राज्य। कौन सा मसाला उत्पादन करता है ये देखते हैं, ठीक है। केसर जो करता है कश्मीर सबसे ज्यादा करता है। छोटी इलायची केरल तमिलनाडु कर्नाटक। छोटी इलायची केरल तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट है बड़ी इलायची सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड। अदरक मध्य प्रदेश कर्नाटक उड़ीसा। हल्दी महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटक। धनिया बीज जो है मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान। और जीरा बीज जो है गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश। जीरा बीज गुजरात राजस्थान उत्तर प्रदेश। लौंग जो है तमिलनाडु कर्नाटक केरल, ठीक है। प्रमुख फसलों के शीर्ष उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा सेव करता है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ठीक है। खरबूजा करता है उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश। संतरा करता है मध्य प्रदेश पंजाब और महाराष्ट्र। आम करता है आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश कर्नाटक। केरल करता है आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात। अखरोट करता है जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। काजू करता है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उड़ीसा। बादाम करता है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। पपीता करता है आंध्र प्रदेश गुजरात और मध्य प्रदेश। अंगूर करता है करता है सबसे ज्यादा कर्नाटक महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश। अमरूद करता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार। अनानास करता है पश्चिम बंगाल असम त्रिपुरा। नारियल करता है केरल तमिलनाडु और कर्नाटक। अनार करता है महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक। नींबू करता है आंध्र प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है। और तरबूज करता है उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है। हरित क्रांति देखिए, हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, इनको भारत रत्न भी सम्मानित किया गया है। मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया, जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वर्ष 2024, अच्छा ये यहाँ तो बता दिया, ठीक है। और भी विस्तृत जानकारी वहाँ पे जाके पढ़िए, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में देखा गया।
हरित क्रांति के वर्ष 67 से 68 में शुरू की गई थी। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलो को कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम एस गॉन्ड ने दिया था। विलियम एस गॉन्ड ने दिया था, ठीक है। हरित क्रांति भारत में सबसे ज्यादा फसल गेहूं और चावल की फसल रही है। फसलों एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है तथा पहला स्थान चीन का है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत 1986 में हुई थी। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत 1986 में हुई थी, ठीक है। विभिन्न प्रकार की कृषि विविध, ठीक है, विधियां, ठीक है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन होता है। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। पीसी कल्चर में मछली पालन होता है। और वर्टिकल्चर में वीटिकल्चर में अंगूर की खेती होती है। और फ्लोरोकल्चर में फूलों की खेती, वर्मी कल्चर में केंचुआ पालन, और पोमी कल्चर में फलों का उत्पादन, और हॉर्टिकल्चर में बागवानी, और ओलेरी कल्चर में सब्जी उत्पादन, ठीक है। सेरीकल्चर में रेशम कीट, एपी कल्चर मधुमक्खी, पीसी कल्चर मछली, वीटिकल्चर अंगूर, और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, वर्मी कल्चर केंचुआ, पोमी कल्चर फलों की उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी, और ओलेरीकल्चर सब्जी, ठीक है। और एरोपोनिक्स हवा में पौधा उगाना, और हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधे उगाना, ठीक है। विभिन्न कृषि क्रांति है, ठीक है। नील क्रांति मछली उत्पादन संबंधित है। रजत क्रांति अंडा कुकुड़ उत्पादन से मुर्गा, ठीक है। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक कोको उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति फल और शहद उत्पादन से। और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति झींगा मछली प्याज उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से। और कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। और श्वेत क्रांति ये दूध उत्पादन से, ठीक है। और सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। मूंग क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से, ठीक है। और परावनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से, ठीक है। भारत में पशु संसाधन, ठीक है। पशुपालन कृषि विज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख शाखा जिसके तहत पालतू पशुओं की विभिन्न पक्षियों जैसे कि भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। भारत पशुधन के मामले में विश्व का अग्रणी स्थान रखता है। वर्ष 1919 से देश में पशुओं की जनगणना प्रारंभ हुई थी। आजादी के बाद प्रथम पशुधन जनगणना 1951 में आयोजित किया गया था। उत्तरोत्तर हर 5वें वर्ष में यह जनगणना आयोजित किया जाता है। 1951 के बाद से हर 5वें वर्ष में यह जनगणना आयोजित किया जाता है, ठीक है। भारतीय भैंसे की नस्लें, भारतीय भारी भैंसे जो है उसमें है मुर्रा, एक मिनट, भारतीय भैंसे में सबसे ज्यादा आती हैं भारी भैंसे आती है मुर्रा, नीली रावी और जब जफराबादी। हल्की भैंसे आती है नागपुरी, कल्हाहाड़ी और पंडरपुरी पंडरपुरी और सुरीस और भवादी, ठीक है। भारत में भैंसों की कुल संख्या लगभग 11 सॉरी 110 मिलियन है, ठीक है। बकरे की नस्ल बकरे की नस्ल जमुना पारी है। एक बार जब मैं स्टार्टिंग में इलाहाबाद आया था तो मुझे एक भैया ने पूछे थे कि जमुना पारी क्या है। सबसे ज्यादा बकरी के दूध जो देने वाली नस्ल है वो जमुना पारी, ठीक है। और ये क्या कि वो हंसने लगे थे। मैंने सोचा कि कुछ मजाक कर रहे हैं। ब्लैक बंगाल, ठीक है। और बारबरी, बीटल और सिरोही, ये सब बस बकरी की नस्लें, ठीक है। हमारी गाय माता आ जाती हैं, ठीक है। गाय माता के बारे में देखते हैं। भारी वाहक जो सबसे भारी गाय आती हैं वो से हल्लीकार, ठीक है। और खिल्लारी, गंगातेरी, खेरीगढ़ खेरीगढ़ नागौरी और अमृतमल, ये भार वाहक होती है, मतलब भारी गायें होती हैं, ठीक है। दुधारू लाल सिंधी, गिर, साहिवाल और देवनी, ये सब दुधारू। द्विकाजी हैं, मतलब कि आप काम चलता रहेगा। ओंगोलो राही, ठीक है। ओंगोलो राही के बाद से आपका गावलाओ, ठीक है। और निमाड़ कांग्रेज और थारपा थार पारकर, ठीक है। और हरियाणवी, ठीक है। थार पारकर और हरियाणवी, ठीक है।
ठीक है, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट है आपके कुक्कुट पालन। यह पशुपालन के अंतर्गत एक उपभोग है जिसमें मांस और अंडे के लिए मुर्गे की पीरू, बखत इत्यादि का पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, भारत में मुर्गी पालन सिंधु सभ्यता से चली आ रही है जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता पूर्ति होती है। कुक्कुट उत्पादन में विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कम है, लेकिन हाल ही में वर्षों में तेजी से इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, भारत में शीर्ष 5 अंडा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ठीक है, एक मुर्गी प्रति वर्ष औसतन 180 से 200 अंडे देती है। ठीक है, खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से निर्मित होने वाले पदार्थ है। खनिज प्रायः ठोस, कार्बनिक, द्रव्यदार संरचना वाले सजातीय पदार्थ हैं जिनकी एक निश्चित रासायनिक संयोजना होती है। ठीक है, खनिज क्षयशील संसाधन जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। भारत के संदर्भ में खनिजों की स्थिति संतोषप्रद है। हमारे देश में 100 से अधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं। ठीक है, 100 से अधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। यही कारण है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात तथा तमिलनाडु खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, तमिलनाडु खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्खनन। ऊपरी परत की खुदाई, खनन, गहराई के साथ की गई खुदाई, और खुली खदान, कम गहराई वाले खाने, और कूप खदान, अधिक गहराई वाले खाने। जिन शैलों में एक ही प्रकार के खनिज संकेंद्रित हुए उन्हें खनिज अयस्क और कहते हैं। ठीक है, खनिज लो का अलोय क्या है? तांबा। और अधात्विक क्या है? संगमरमर। ठीक है, लो में देखिए लो अयस्क। ठीक है, और मैग्नीज आता है, क्रोमियम आता है, निकेल, कोबाल्ट, टंगस्टन। ठीक है, ये सब लो अयस्क में धात्विक है। और अलोह में आता है तांबा, एल्युमिनियम, टिन, सीसा, चांदी, प्लेटिनियम। और धात्विक में आता है संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट, अब्रक, जिप्सम, गंधक। ठीक है, खनिज पेटियां। भारत में अधिकांश खनिज संप्रदाय सिकंदरिक प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र से हैं। ठीक है, भारत में खनिज पेटियां निम्न प्रकार की हैं। उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी, मध्यवर्ती पेटी, उत्तर पश्चिमी पेटी या अरावली श्रेणी की क्षेत्र की पेटी, दक्षिणी एवं दक्षिणी पेटी, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी का विस्तार छोटा नागपुर पठार के झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तट तक है। खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से यह भारत का सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र है। इसमें धात्विक खनिज का हृदय स्थल भी कहते हैं। कुडुप्पा संरचना के विकास होने के कारण यहाँ पर चूना पत्थर के निपक्ष मिलते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार लो अयस्क और कोयला के कारण यहाँ पर लो इस्पात की भारी इंजीनियरिंग उद्योग में सर्वाधिक विकसित हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार में भारत के रूर प्रदेश भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, मध्यवर्ती पेटी। मध्यवर्ती पेटी का विस्तार मध्य प्रदेश के पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक है। खनिज संस्थानों के भंडार की दृष्टि से यहाँ भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ लो अयस्क, कोयला, तांबा के भंडार मिलते हैं। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी पेटी या अरावली श्रेणी की पेटी। उत्तर पश्चिमी पेटी अरावली श्रेणी की पेटी के अंतर्गत गुजरात तथा राजस्थान के अरावली क्षेत्र में विकसित शामिल है। धरवाड़ और कुडुप्पा संरचना का विकास होने के कारण धात्विक धात्विक एक मिनट रुकिए धात्विक एवं अधात्विक खनिज संस्थानों के पर्याप्त भंडार है। ठीक है, यहाँ तांबा, जिंक, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम जैसे निर्माण के पत्थरों के समृद्ध है। और यह मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निपक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी भी पाई जाती है भैया। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी पेटी। ठीक है, इस पेटी के अंतर्गत गोवा, कर्नाटक, पठारी क्षेत्र, तमिलनाडु के उच्च क्षेत्र में सम्मिलित है। खनिज संस्थानों के भंडारों और दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। खनिज संस्थानों के भंडार की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कर्नाटक की पठारी क्षेत्र में बाबा बूदन, पर्वतीय क्षेत्र में केंद्र मुक्त तथा गोवा लो अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। ठीक है, केरल के मोनजाइटिस थोरियम का भंडार यहाँ पे लो अयस्क के प्रकार। ठीक है, लो अयस्क के आप क्या है? मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3 और लिग्मोनाइट 2Fe2O3 3H2O। ठीक है, लिग्मेटाइट और सेटेराइट। ठीक है, Fe3O Fe3CO3। ठीक है, तांबा। भारत में तांबा धारवाड़ कुडुप्पा के प्राचीन हाँ, कहाँ गया भाई? प्राचीन
रवेदार संरचनाओं में पाया जाता है, रवेदार संरचनाओं में पाया जाता है। भारत में राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में तांबा मिलता है। अभ्रक माइका, अभ्रक एक हल्का खनिज होता है, यह आग्नेय का क्रांतित चट्टानों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यह सफेद, काला व हरे रंग का होता है। सफेद अभ्रक के टुकड़े पेग्मेटाइट नामक आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं, ठीक है। इसमें रूबी अभ्रक अथवा मॉस्कोविट अभ्रक भी कहते हैं, यह उच्चतम किस्म का अभ्रक होता है, ठीक है। मैग्नीज, यह सिल्वर ग्रे रंग की कठोर धातु है जो मुख्य रूप से धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती है, धारवाड़ संरचनाओं में पाई जाती है, ठीक है। और इसका उपयोग समानतः जंगरोधी इस्पात बनाने, सूक्ष्म बैटरी, रंग का कांच उद्योग आदि में किया जाता है। यह मैग्नीज का प्रमुख नियंत्रक राष्ट्र है, हालांकि भारत कच्चा मैग्नीज निर्यात राष्ट्र है। इसके प्रमुख अयस्क हैं पायरोल्यूसाइड, ठीक है, पायरोल्यूसाइड, साइलोमेलिन, ठीक है, साइलोमेलिन एवं ब्रोनाइट है, ठीक है। भारत में प्रमुख मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक, बेल्लारी तथा शिमोगा में तथा ओडिशा के कुंजिकोड और सुंदरगढ़ आदि में अवस्थित है, ठीक है, सुंदरगढ़ आदि में अवस्थित है, ठीक है। बॉक्साइड, यह एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, इसमें पाए जाने वाले लोहांश के आधार पर यह सफेद, गुलाबी और लाल रंग का हो सकता है, ठीक है। उड़ीसा के कालाहांडी तथा कोरापुट जिला भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा क्षेत्र है। झारखंड में पलामू और लोहरदाग में उच्च कोटि के बॉक्साइट पाए जाते हैं। यहाँ टर्सरी काल के चट्टानें भी पाई जाती हैं, ठीक है। चुना पत्थर गुंडवाना को छोड़कर सभी आदिवासी शैलों में पाया जाता है। यह मुख्यतः कुडप्पा और विंध्य शैली में पाया जाता है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में चूना पत्थर के सर्वाधिक रिजर्व मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट सीसा, सिक्ता मूसा ग्लेना नामक अयस्क से प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक मुक्त रूप से नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट जस्ता मुख्य आदिवासी शैलों में पाया जाता है, ठीक है, अवसादी शैलों में, आदिवासी नहीं, अवसादी शैलों में पाया जाता है। इसका उपयोग समांतर लोहे की जंग रोधी बनाने के लिए, पॉलिशिंग के लिए किया जाता है, लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए पॉलिशिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मुख्यतः आग्नेय रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। इसका क्रिस्टलीय कार्बन और ब्लैक ब्लड भी कहा जाता है। यह कार्बन का अपरूप है। इसका उपयोग पेंसिल की लीड बनाने और परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है सोना गोल्ड। भारत में सोना धारवाड़ सैलो की नदियों में बालू के प्लेसपर निपक्षे के रूप में हो जाता है। भारत में सोने का उत्पादन मुख्यतः कर्नाटक, झारखंड में किया जाता है। सोने में यह कोल्लार, चैंपियन रीफ और रायचूर जिलों के हट्टी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, चित्तूर क्षेत्र में, झारखंड के सिंह भूमि, पूर्वी और स्वर्ण रेखा नदी के बालुओं में सोने के कार्ड पाए जाते हैं, ठीक है। प्रमुख खनिज अपड़ी राज्य, अघड़ी राज संचित, ठीक है। देखते हैं एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, मेरा गला ऐसे घिस रहा है आपस में। प्रमुख खनिज में अग्रिराज और अग्रणी सूचित भंडारी क्षेत्र में। अग्रिराज मतलब कि अग्रिराज में कौन है उत्पादन में और सबसे ज्यादा भंडार किसके पास है। कोयला में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, उड़ीसा, और सबसे ज्यादा भंडार है झारखंड के पास। बॉक्साइड का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उड़ीसा, सबसे ज्यादा भंडार है उड़ीसा के पास ही है। क्रोमाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उड़ीसा और सबसे ज्यादा भंडार उड़ीसा के पास ही है। लो एस का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा उड़ीसा, भंडार के नहीं। लो एस समग्र सबसे ज्यादा भंडार है कर्नाटक के पास। हेमेटाइट का समग्र सबसे ज्यादा है उड़ीसा, भंडार है उड़ीसा के पास। और मैग्नेटाइट का भंडार है कर्नाटक के पास, ठीक है। टिन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ और भंडार है हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश और भंडार है उड़ीसा के पास। लिग्नाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है तमिलनाडु और भंडार है तमिलनाडु के पास ही है। कच्चा तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है राजस्थान और असम के पास सबसे ज्यादा भंडार है। प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है असम और भंडारण भी असम के पास है। ग्रेफाइट का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उड़ीसा और भंडारण भी उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश के पास है, ठीक है। कोबाल्ट का सबसे ज्यादा भंडार है उड़ीसा में और निकल का सबसे बड़ा भंडार है उड़ीसा में और टंगस्टन का सबसे ज्यादा भंडार है उड़ीसा में। सीस्ता और जस्ता का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में और उत्पादन भी राजस्थान करता है सबसे ज्यादा। स्वर्ण धातु का सबसे बड़ा भंडार कर्नाटक में, उत्पादन करता है कर्नाटक, ठीक है। अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश और भंडारण भी आंध्र प्रदेश में। तांबा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश और भंडारण राजस्थान में, ठीक है।
हीरा का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश और भंडारण भी है मध्य प्रदेश, ठीक है। जिप्सम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है राजस्थान और भंडारण राजस्थान में। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है राजस्थान और भंडारण भी है राजस्थान में। कैडमियम का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है कोयले की सर्वाधिक खानें झारखंड में स्थित है और टिन उत्पादन की सबसे एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़, ठीक है। भारत में उद्योग, भारत में एल्युमिनियम का कारखाना 1937 में बंगाल के जे के नगर में लगाया गया, ठीक है, 1937 में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में की गई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र का सफल कारखाना 1984 में मुंबई में स्थापित किया गया था, 1854 में, माफ कीजिएगा 1854 है, ठीक है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, जैसे मुंबई को यहाँ मिट गया भाई, मुंबई को सूरत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं। बुक में भी नहीं है, बुक में भी मिट गया। नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट है जूट उद्योग। जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के समीप रेवड़ा, कोलकाता के समीप कौन से जिले में, रेवड़ा में जूट के सोने का रेशा भी कहता है, रेवड़ा को जूट का सोने का रेशा भी कहता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में, ठीक है। भारत में चीनी की पहली मिल 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित हुई है, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, देवरिया से। हाँ। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र स्थापना 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया था। भारत में सीमेंट उद्योग का पहला सफल कारखाना गुजरात के पोरबंदर में लिया गया था। मध्य प्रदेश में सतना और कटनी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। 1881 में टीटागढ़ में सफल कारखाना लगाया गया था, ठीक है, टीटागढ़ में। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में नोट छापने के कागज बनाने वाला कारखाना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में शुरू की गई थी, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित प्रमुख इस्पात संयंत्र, राउरकेला का जो है उड़ीसा 1955 में स्थापना हुई थी और पश्चिमी जर्मनी की सहायता से राउरकेला स्थापना हुआ था। भिलाई संयंत्र जो लगाया था 1955 में सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाया गया था भिलाई। दुर्गापुर 1955 में ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया था और बोकारो 1964 में सोवियत संघ रूस की सहायता से लगाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत की एल्युमिनियम कंपनी बाल्को की स्थापना हुई थी 1965 में सोवियत संघ रूस के स्थापना कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र में है, ठीक है। नाल्को की स्थापना हुई थी 1981 में, सहायक देश फ्रांस था और दामन जोड़ी उड़ीसा और अंगुल उड़ीसा में। हिंडाल्को 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका, रेणुकूट उत्तर प्रदेश और इंडाल्को 1938 में कनाडा और जे के नगर पश्चिम बंगाल और मूरी झारखंड और अलवाई केरल में इसका स्थान है, अलवाई केरल में, ठीक है। माल्को 1965 में इटली के सहयोग से और चेन्नई मैट्टूर सेलम तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। वेदांता 1976 में जर्मनी की सहायता से और झारसुगुड़ा में इसका स्थान है, ठीक है। भारत में अब यहां से हम पढ़ेंगे महारत्न कंपनियां, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी शेयर बाजार में सूची हो, ठीक है। भारत में के दर्जे हेतु प्रप्ता मानदंड प्राप्तता है कि क्या होना चाहिए। कंपनी शेयर बाजार की सूचीबद्ध हो। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार 25,000 करोड़ से 25,000 करोड़ रुपए रहा हो। इस दौरान कंपनी को 500 करोड़ रुपए का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो। कंपनी को महारत्न दर्जा देने के लिए की शुरुआत 2010 से की गई थी। भारत में 14 महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। हम्म उसमें पहला है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की थी?
1952 में, और दर्जा मिला 2017 में, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, और इसको दर्जा मिला 2010 में, और मुख्यालय है दिल्ली में। ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, और दर्जा मिला 2010 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, दर्जा मिला 2010 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, 2013 में दर्जा मिला, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, 2022 में इसकी दर्जा मिला, मुख्यालय नई दिल्ली में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 1974 2019 में इसकी दर्जा मिला, और मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 2011 में इसकी स्थापना हुई, और कोलकाता में इसकी 1975 में इसकी स्थापना हुई, 2011 में इसको मान्यता मिली। ठीक है, और कोलकाता में इसका मुख्यालय है। भारतीय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड 1975 2010 में इसकी स्थापना हुई, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड 1984 2013 में 1984 में इसका आता है, 2013 में इसको मान्यता मिला, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986 में इसकी स्थापना हुई, और 2021 में इसको मान्यता मिला, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1989 में स्थापना हुई, और 1989 में स्थापना हुई, और 1919 में गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय मिला है, और 1919 में इसको मिला कि भैया तुम अब महारत्न हो। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 2023 में इसको मान्यता मिला, और नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में स्थापना हुई, 2024 में इसे मान्यता मिला, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। नवरत्न के दर्जे की प्राप्तता मानदंड। ठीक है, नवरत्न के दर्जे हेतु प्राप्तता आपका होना चाहिए कि नवरत्न दर्जा प्राप्त करने हो तो 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों पर केंद्र के पूर्वानुमति के बिना निर्णय ले सकती है। ठीक है, पिछले 3 वर्षों में कंपनी लगातार लाभ में रही हो। नवरत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए 100 स्कोर में से 60 स्कोर होना चाहिए। नवरत्न योजना वर्ष 1997 में शुरू की गई थी। भारत में 26 नवरत्न कंपनियों में से 59 मिनी रत्न कंपनियां हैं। ठीक है, 26 नवरत्न कंपनियां और 59 मिनी रत्न कंपनियां। परमाणु ऊर्जा, भारत, यहाँ से पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा। ठीक है, भारतीय ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में की गई थी, जिसके कुछ माह पूर्व 1948 में बनाया गया था। ठीक है, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, इसके पश्चात 1 मार्च 1958 को एक सरकारी संकल्प के अनुसार परमाणु ऊर्जा सरकारी संकल्प के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस संकल्प के एक प्रति लोकसभा के पटल रखी थी, एक प्रति लोकसभा के पटल रखी थी। ठीक है, वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा नौरा उत्तर प्रदेश में, और ये मेगावाट है 440 मेगावाट का है। रावत भाटा राजस्थान में 1180 मेगावाट का है। तारापुर 1400 मेगावाट का है महाराष्ट्र में। कलपक्कम तमिलनाडु, और ये 440 मेगावाट का है तमिलनाडु में। कुडनकुलम तमिलनाडु 2000 मेगावाट का है। और काकरापारा गुजरात 1880 मेगावाट के। कैगा कर्नाटक 880 मेगावाट का है। और कुल जो है ये भारत करता है कितना, 8180। ठीक है, 8180। ठीक है, वर्तमान में 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत की प्रमुख खदान। ये बॉम्बे हवाई अड्डा बॉम्बे में है, और अब क्या करता है, पेट्रोलियम। ठीक है, सिंह भूमि डिगबोई जो है वो असम झारखंड में है, और कहाँ पे है, लोहरस के। ठीक है, और डिगबोई है असम में, और पेट्रोलियम ये हम लोग भूल गए। ठीक है, रानीगंज कहाँ पे है, प्रमुख खजान पश्चिम बंगाल में, और ये कोयला उत्पादन करता है। झरिया कहाँ, झारखंड, और ये कोयला और बिटुमिनस दोनों करता है। ठीक है, नेक्स्ट है और खेतड़ी राजस्थान, और ये तांबा करता है। ठीक है, कोडरमा झारखंड, और ये बॉक्साइड करता है। कोल्लारहट्टी कर्नाटक सोना करता है, KGF। ठीक है, पन्ना मध्य प्रदेश हीरा, और जावर
राजस्थान जस्ता की खान, ठीक है, जावा राजस्थान जस्ता की खान, ठीक है। ऊर्जा संस्थानों का वर्गीकरण, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत परंपरागत ऊर्जा प्रयोग के आधार पर, सतत उपलब्धता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत ईंधन स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और नवीनीकरण के सतत उपलब्धता के आधार पर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत और अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत आते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर आते हैं जैसे कि जीवाश्म, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा और ज्वारीय तापीय ऊर्जा, ठीक है। हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन एक वैकल्पिक नवीनीकरण ईंधन के रूप में भविष्य की ऊर्जा के संसाधन के रूप में दर्जा देता है, ठीक है, दर्जा दिया गया जा रहा है, ठीक है। भारत में इस क्षेत्र में अनुसंधान के विकास हेतु राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया गया। हाइड्रोजन ऊर्जा को संबंधित विषय को निरंतर शोध व अनुसंधान कार्य बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जारी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया स्थित न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय अगुवाई वाली वैज्ञानिक की टीम ने लोहा और निकल धातुओं को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग कर हाइड्रोजन का कैप्चर करने हेतु पानी से ऑक्सीजन को अलग किया है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है। अखबारी कागज, भारत में अखबारी कागज की पहली मिल मध्य प्रदेश के नेपानगर में लगाई गई थी। यह वर्ष 1947 में लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड, मैसूर प्रिंट लिमिटेड, मैसूर पेपर मिल्स भद्रावती में है, और तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एवं पेपर लिमिटेड वल्लोरी में देश में अखबारी कागज का प्रमुख उत्पादक है। भारत विशेष गुणवत्ता वाले कागज जैसे कि करेंसी प्रिंटिंग पेपर, ठीक है, प्रिंटिंग पेपर, आइवरी बोर्ड और विलेजेबल पंच पेपर आदि का आयात करता है, ठीक है। यहाँ से है परिवहन, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, परिवहन, ठीक है। तो परिवहन हम लोग का नेक्स्ट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग का मात्र 3 पेज का होने वाला है। हम लोग कहाँ पे अभी हम लोग 17 पे हैं, 17 से 21 जाने वाले, जो एक पेज और एक क्लास हम लोग का और होगा। तो प्लीज़ लास्ट में जो हमेशा बोलता हूँ वो मैं आपसे बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से लोग शेयर कीजिए, ठीक है। बोलने में बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगता है, कि एक चीज़ को हाईलाइट करना बहुत वक्त लगता है यार, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।